सो सर, जर्नी काफ़ी कमाल की है और आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी कोलैबोरेट किया है। मैं खुद आप ICMR में था जब मैंने देखा चीज़ों को, असिस्टिव टेक्नोलॉजी को जाना। अभी देखा जाए तो एनकैट एम्स में भी हम लोग एक क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। IIT इनोवेशंस की तरफ है, हम भी इनोवेशंस कर रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस पे काम कर रही है। बट एक्चुअली इफ़ सबको हम अगर पूछते हैं कि आपके हिसाब से असिस्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत अलग अलग व्यू पॉइंट मिलते हैं। तो सर, अकॉर्डिंग टू यू एज अ लीडर इन दिस एरिया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी? असिस्टिव टेक्नोलॉजी की दुनिया भर में कोई एक भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसके ऊपर सब लोग एग्री करें। WHO का डेफिनेशन है, ISO का डेफिनेशन है, ICF का भी डेफिनेशन है, USA में उनका असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें एक डेफिनेशन है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को हम ये कह सकते हैं कि एनी एड्स, अप्लायंस, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर जो हमें हमारे डेली फंक्शन करने में, वो फंक्शन हमारे फिजिकल फंक्शन हो सकते हैं, देखने का फंक्शन हो सकता है, सुनने का फंक्शन हो सकता है, याद रखने का या कुछ डिसीजन लेने का फंक्शन हो सकता है, या कम्युनिकेट का फंक्शन हो सकता है। ये 5 फंक्शनल डोमेन्स हैं: लोकोमोटर, विजुअल, हीयरिंग, कॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन। और 2 डोमेन ऐसे हैं जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे सेल्फ केयर एंड स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, लेजर एक्टिविटीज। तो एनी प्रोडक्ट, और वो एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब बॉडी के अंदर, वो हम ये भी कहते हैं कि वो फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे दवाई है तो उसको हम मेडिसिन को या ड्रग्स को, जो केमिकल्स को जब खाते हैं तो बॉडी के अंदर जाके वो अंदर एक्ट करता है ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। बट असिस्टिव प्रोडक्ट्स आर वर्न आउटसाइड। जैसे ISO है, वो अपने हिसाब से यूज करते हैं क्योंकि उनको स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। WHO है, उसको हेल्थ के एंगल से देखना है। सोशल जस्टिस है, उनको डिसेबिलिटी के एंगल से देखना है। तो हर कोई उसको अपने एंगल से देखता है और उसकी डेफिनेशन भी उसी तरह से बनाते हैं। एनी प्रोडक्ट जो डिसेबिलिटी में करें, एनी प्रोडक्ट विच लुक्स एट हेल्थ कंडीशन, तो वो हम हेल्थ की तरफ से करते हैं। तो और उसके अगर बियॉन्ड जाते हैं तो और उसकी डेफिनेशन को ब्रॉड करते हैं। तो इवन अगर हम कप को बोले तो कप में ये जो हैंडल है, ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। बिना इसके हम इसको पकड़ेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसको मॉडिफाई कर दिया हमने अपने हिसाब से। अगर कोई बंदे की डिसेबिलिटी है या उसका हाथ नहीं पकड़ सकता है तो उसके लिए हो सकता है हमें कुछ और करना पड़े, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी बन जाएगी। तो वो यूटेंसिल्स में, आपके एनवायरनमेंट में, एंटी स्किड टाइल्स में, रोशनी में, आपका चलने में जो भी चीज़ हेल्प करती है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। तो उसको हम किस एंगल से देखते हैं वो मैटर करता है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि 100% ऑफ द पीपल नीड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। उसको हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि अब छत पे चढ़ने के लिए अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो या लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है कि आपको हेल्प कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नॉर्मली अगर हमें 100 स्टोरी चढ़ना हो, 100 स्टोरी तक जाना हो, तो आप पैदल तो नहीं जा सकते, तो आपको लिफ्ट चाहिए। एज एबल बॉडी हमने वो लिफ्ट बना ली और उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं मानते, क्योंकि रिसोर्सेज की बात है। रिसोर्सेज को एबल बॉडी ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, अपने हिसाब से बनाया और उसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी में ऐड नहीं किया। बट ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों को फंक्शनल इम्पेयरमेंट है इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलने लग जाते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि ऐसा क्यों करें, इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे, खर्चा होगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। बट अगर करनी पड़ेंगी तो करनी पड़ेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हर बंदे को इंक्लूसिव करके चलना है। समाज में आप किसी भी बंदे को छोड़ के नहीं चल सकते। तो वो एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है हमारा, हम सबका,
कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसको यूनिवर्सल डिज़ाइन के हिसाब से बनाएं, ताकि वो हर कोई बंदा उसके यूज़ कर सके, चाहे वो 100% डिसेबिलिटी वाला ही क्यों ना हो। उसको जो भी एनवायरनमेंट चाहिए वो देना पड़ेगा। उसको व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर देना पड़ेगा, स्टिक चाहिए तो स्टिक देनी पड़ेगी। तो इसलिए डेफिनेशन को हम एक तरीके से बना भी नहीं सकते हैं और वो अभी एग्रीएबल भी नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर और हम लोग गहन विचार करें और इसको हम फ्रीज कर दें, बट लेट इट बी डायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जो हम आज की डेट में सोच नहीं सकते हैं। तो उसको ऐसी टेक्नोलॉजी के दायरे में अगर ऐड करना है, उसकी डेफिनेशन में ऐड करना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको लेट इट बी अ डायनेमिक प्रोसेस, लेट इट कीप ऑन चेंजिंग, ताकि आने वाले समय में जो भी फ्यूचरिस्टिक ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी उनको हम इस फील्ड में लेके आ पाएँ। सो सर, अभी हमने डेफिनेशन भी समझी, आपने टाइप्स भी बताए जो 7 टाइप्स हैं। अगर हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो एक, क्योंकि आप एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप लीड कर रहे हैं इस एरिया को, सो अनमेट नीड्स बहुत आपको दिखी होंगी एज अ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी। आप अगर अलग अलग जोग्राफीज़ में देखें, जैसे नॉर्थ ईस्ट में टेरेंस का इशू हो सकता है, ईस्ट में कुछ और होगा, साउथ में कुछ और इशू होगा। तो सर एग्जैक्टली एज अ स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं भी सोचता हूँ, जैसे वी आर इनक्यूबेटिंग सो मेनी स्टार्टअप इन दिस एरिया नाउ, एंड हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आपको एटी में आना चाहिए, बट उनको क्यों आना चाहिए, मतलब उनके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लस वो नीड्स कहाँ मिलेंगी, वो एग्जैक्टली वो क्या सर्वेज हैं, वो क्या डेटा हमने अभी तक कलेक्ट किया इंडिया ने कि एक स्टार्टअप को वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज एक अनमेट नीड पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मिले, तो किस एरिया में वर्क करे ताकि वो और उस चीज़ को फैला सके और उसको ख़त्म करे, उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करे। आप डिफरेंट सेक्टर्स की बात कर रहे हो, इनोवेटर्स की बात कर रहे हो, यूजर्स की बात कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हो, आप एकेडमिशियंस की बात कर रहे हो, आप फाइनेंसर्स की बात कर रहे हो जी। तो हर का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना रोल है। वो इसमें क्यों करेंगे वो उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदे का हर एंगल पे इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसको कुछ बताना पड़ेगा हमें। उसको हम कहते हैं कि बिहेवियरल चेंज या टारगेटेड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। तो उसको हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में लोगों को जो हम रूटीन में देखते हैं हम वही देखते रहते हैं, हम उससे अलग कुछ देखना नहीं चाहते हैं। उसको दिखाना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में जाना है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि एक क्लास में बच्चों को हम पढ़ा रहे थे और उनको मेरे को हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। तो यही जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप अगर किसी को बता दोगे तो डेफिनेटली आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। तो वहाँ पे क्लास में मैंने बच्चों को बोला कि कैसे हमारा जो मीडिया कैंपेन्स होती हैं, हमारी जो टारगेटेड हेल्थ कैंपेन्स होती हैं, वो कैसे हमारे विचारों को चेंज करती हैं। तो वही हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए कैसे यूज़ करना है। तो मैंने क्लास को बोला कि आप 5 मिनट का ब्रेक लेके जाइए और 5 मिनट के बाद आप वापस आइए। तो 5 मिनट बाद वो आए और उनको वापस आके मैंने ये पूछा कि आपने बाहर क्या देखा इस 5 मिनट में। अब सब ब्लैंक थे, क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी, उनको डायरेक्शन लेस भेजा गया था कि बाहर जाओ और 5 मिनट बाद वापस आ जाओ। उनके दिमाग में ये बात समझ आ गई कि हाँ, ये तो कुछ पर्पस तो था सर का कि जो भेजा है इन्होंने बाहर और वापस बुलाया। तो मैंने कहा एक काम करते, दोबारा जाओ। तो वो दोबारा गए और उनको पता था कि सवाल अब वही आएगा, वापस 5 मिनट बाद आए। जब मैं दोबारा उनसे पूछा, यही सवाल पूछा, क्योंकि अब एक उनको डायरेक्शन मिल गई थी कि ये सर सवाल पूछेंगे, तो उनकी डिस्क्रिप्शन सुनने लायक थी। क्या क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया, बाहर कैसे कोई लोग बैठे हुए हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट था, तो कुछ लोग अपना चटाई बिछा के बैठे हैं, कुछ पेड़ के नीचे बैठे हैं, कुछ घूम रहे हैं, बच्चे बलून लेके खेल रहे हैं, कुछ ऐसे करके उन्होंने पूरा। उसके बाद मेरी पूरी क्लास वो उसी डिस्क्रिप्शन में निकल गई। तो एक 15 सेकंड का इंटरवेंशन
change their lot of perspective. Similarly, अगर असिस्टेड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने फंडिंग के बारे में जागरूक करना है, इनोवेशंस के बारे में करना है, मैन्युफैक्चरर्स को करना है, तो उनको बताना पड़ेगा, उनको उनके हिसाब से बताना पड़ेगा कि ये आप इस एरिया में क्यों काम करोगे, मैन्युफैक्चरर्स को क्या बेनिफिट होगा, पॉलिसी मेकर्स को क्या होगा, कंट्री को क्या होगा। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल हैं ग्लोबली, जिन्होंने कुछ रिसर्च करके ये निकाला कि अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपना मेन स्ट्रीम में नहीं इंक्लूड करते हैं तो जीडीपी का कितना लॉस है। दैट्स तो वर्ल्ड बैंक का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 7% जीडीपी लॉस है अगर हम पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस कंट्री के डिसेबिलिटी को नहीं इंक्लूड करते हैं। बट हम सिर्फ डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शनल इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, जो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 30% तक हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी और क्रॉनिक डिसीज, जैसे आपने शुरू में बोला कि क्रॉनिक डिसीजेज हैं, मेंटल इलनेसेस हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसऑर्डर्स है, बर्न इंजरी ट्रॉमा है और कॉग्निटिव डिक्लाइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन करती हैं फंक्शनल इम्पेयरमेंट में, जिनको असिस्टेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है। तो ये मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा, ये पॉलिसी मेकर्स को बताना पड़ेगा कि इतनी बड़ी नीड है तो हमें इसमें काम कर, यही चीज़ फंडिंग एजेंसी को भी बताना पड़ेगा। अब हमारा इतना और इस पे काम करने के बाद बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी मतलब इसमें काम करने में इंटरेस्ट आने लग गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPIs, उन्होंने बहुत सारे सेंटर क्रिएट किए हैं। CMET एंड CDEX भी उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का मेरे को पता है काफ़ी टाइम से वो मेडिकल डिवाइसेस डिवीज़न जो हैं वो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही अभी उन्होंने रीस्ट्रक्चर करने का प्लान किया है टाइड को, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने भी अपनी एडिप स्कीम को मॉडिफाई किया जब ICMR की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल असिस्टेड NLEAP करके आई, तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये साइंटिफिक बेसिस पे प्रोडक्ट को प्रायोरिटाइज किया गया है तो हमें लेना चाहिए। तो उन्होंने अब सिर्फ शेयर, बाकी सबका उन्होंने कर दिया है। एक शायद फॉल्ट डिटेक्टर का कुछ चल रहा है। सिमिलरली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को किया गया, उनको भी अवेयर किया गया। नीति आयोग ने हमारी NLEAP को फॉरवर्ड किया कि आप इसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाएं। अब हम मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं एटलीस्ट इनकी सैचुरेशन हो जाए, इनका सब लोगों को मिलने लग जाए, क्योंकि ये सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, ये ज़्यादा बहुत हाई कॉस्ट वाले नहीं है, ज़्यादा लोगों को चाहिए, ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जो हमारे इंडिकेटर्स थे उसको करने के लिए। तो वो हम उसके ऊपर अब काम कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, हमारा मैन्युफैक्चरर्स को भी हम अवेयर कर देंगे। तो एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आने वाले समय में जो नीड है उसको थोड़ा सा मतलब जो हम और आगे फुलफिल कर पाएंगे।